हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो इंडिया 2019 ईयर बुक का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। एंड इट्स जस्ट बिकॉज कि लेसन 1 में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो आप अपने रिस्पांस देते रहिए और इस सीरीज़ को एंजॉय कीजिए और उसी बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके और जैसे कि लेसन 1 में हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी, बेसिक इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट की थी और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। तो इस लेसन में हम बेसिक इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ओके, योर एंटायर हिस्ट्री वुड बी कंप्लीटेड। और नेक्स्ट लेसन है जो वो वहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी जो है बेसिक उसको कंप्लीट करेंगे। ओके तो रिवीजन के हिसाब से ये लेसन्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। आपके पास जब कम टाइम हो और अगर आपको ब्रीफ आइडिया लेना हो, जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर उनको ब्रीफ आइडिया लेना हो तो उनके लिए ये लेसन्स बहुत अच्छे रहेंगे। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेन इन्वेजन्स। तो सबसे पहले ईरानियन या पर्शियन कॉन्टेक्स्ट। याद रहे कि हमने जो लास्ट लेसन देखा था वहाँ हमने महाजनपद के आने तक का देखा था। ओके अब फॉरेन इन्वेजन्स देख लेते हैं। तो ईरानियन यानी कि पर्शियन भी जिनको कहा जाता है उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए थे। दैट इज़ फॉर 2 centuries यानी 516 to 326 BC। ओके दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट। और एम्परर साइरस जो थे, ही वॉज द फाउंडर ईरानियन एम्पायर का एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू इन्वेड इंडिया। वो सबसे पहले थे इंडिया को इन्वेड करने वाले। लेकिन जो रियल एडवांसेस ईरानियन के बने थे वो इट वॉज ड्यूरिंग डेरियस 1। ठीक है, तो बहिस्तान इंस्क्रिप्शन करके एक है और दूसरा उनका सूसा पैलेस इंस्क्रिप्शन करके है और उसमें गंधारा के बारे में दिया गया है कि गंधारा उनकी एक प्रोविंस थी। ओके डेरियस 1 की। सो रिमेंबर द नेम्स साइरस एंड मेन एडवांसेस ड्यूरिंग डेरियस 1। और इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है? बहिस्तान इंस्क्रिप्शन एंड सूसा पैलेस इंस्क्रिप्शन। ओके गंधारा वैसे अभी पाकिस्तान में आता है और अभी के पेशावर और रावलपिंडी जो है वो वही रीजन्स हैं। ओके और यहाँ आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें आपको इंडिया के साइड में गंधारा दिख रहा होगा और अकेमेनिड एम्पायर दिख रहा होगा। तो ये जो अकेमेनिड एम्पायर है ये ईरानियन एम्पायर को ही कहा जाता था। ओके अब हेरोडोटस के अकॉर्डिंग इंडिया जो थी वो डेरियस की 20th सत्रप थी। तो सत्रप इज ऑल्सो द प्रोविंस ओनली। और जर्क्सिस जो थे, ही वॉज द डेरियस 1 सक्सेसर। वो इंडिया से ट्रूप्स लेके गए थे फॉर इन्वेडिंग ग्रीस। ठीक है और वहाँ पे वो लूज़ कर गए थे और उसी टाइम पे पर्शियन पावर डिक्लाइन हो गया था। और लास्ट अकेमेनिड जो रूलर थे वो उनमें से एक थे डेरियस 3 और ही फॉट अगेंस्ट एलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके अगेंस्ट लड़े थे। और एलेक्जेंडर ने ही जो डेरियस की कैपिटल थी पर्सिपोलिस उसको पूरा जला दिया था। ओके तो ये नाम याद रखना, डेरियस 1 सिरस, डेरियस 3 जर्क्सिस, इन सब के नाम याद रखना। अब पर्शियंस के आने से हुआ क्या था, एक तो अरेमिक राइटिंग आई थी जो कि बाद में डेवलप हुई थी खरोष्टी स्क्रिप्ट में। और मौर्यंस के यहाँ पे एक हेयर वॉशिंग सेरेमनी जो होती थी वो भी पर्शियन से इंस्पायर्ड थी। फिर 17 वर्ड का जो यूज़ किया जाता है वो भी पर्शियन से लिया गया है। फिर कनिष्का एक सेरेमनी करते थे दैट इज़ लाइटिंग इटर्नल लैम्प। ओके तो इटर्नल सेक्रेट फायर जो जलाई जाती थी ये कनिष्का फॉलो करते थे, ये भी पर्शियन से ही लिया गया था। ओके अब उसके बाद में ग्रीक इन्वेजन्स हुए। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वो 326 BC में आए थे और 323 BC में ही वो चले गए थे। और उनके आने के लेकिन इफ़ेक्ट्स क्या हुए वो देखते हैं। पहली बात तो ग्रीक्स को अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया विजिट करने के लिए और उसी से ही जो हमारा मतलब ग्रीक से लिया गया आर्ट वगैरह है तब डेवलप हुआ था। फिर उसके बाद में जो तक्सिला और अंबी के जो रूलर थे उन्होंने अलेक्जेंडर की सोवरेंटी को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि उनको सुप्रीम मान लिया था। फिर अलेक्जेंडर ने इसके अलावा पोरस को डिफीट किया था लेकिन उनकी ब्रेवरी की वजह से उनका किंगडम उन्हें वापस भी दे दिया था। उनका किंगडम आता था झेलम और चिनाब के बीच में। ओके एंड अलेक्जेंडर डाइड इन बेबीलोन व्हाइल रिटर्निंग इन 323 BC। फिर रिलीजियस मूवमेंट्स आए। तो रिलीजियस मूवमेंट जो मेन आए थे सारे वो 6th century BC में ही इमर्ज हुए थे इन मिड गैंजेटिक प्लेन्स। तो इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि एक्चुअली वो मतलब जो डिविजन्स होने लगे थे सोसाइटी में, तो लोअर डिविजन्स को मतलब ये सारी चीज़ें जो ब्राह्मणिकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था।
तो ब्रह्मजल सूत्र करके एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, याद रखना ब्रह्मजल सूत्र। यहाँ पे कहा गया है कि 62 उस टाइम पे रिलीजियस सेक्ट्स थे, और उसी तरीके से जो सूत्र कृतांग है ये जैन टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें 363 सेक्ट्स के होने की बात है, ओके। अब जैनिज्म पे आते हैं, तो इसको फाउंड किया था, इट वाज फाउंडेड बाय फर्स्ट तीर्थंकर। टोटल 24 तीर्थंकर मेन जो थे वो थे, और जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभ देव या आदिनाथ, और उन्होंने फाउंड किया था जैनिज्म को। लेकिन जो पॉपुलर बनाया गया था वो 23rd तीर्थंकर दैट इज पार्श्वनाथ, और 24th तीर्थंकर दैट इज महावीर, उनके द्वारा इसको पॉपुलर बनाया गया था। जैनिज्म के ये 5 वोज याद रखिएगा। फर्स्ट इज अहिंसा, अहिंसा इज नॉन वायलेंस। स्पीक द ट्रूथ, तो सत्य, डोंट स्टील, ठीक है, चोरी अस्तेय नहीं करना है, और सेलिबेसी दैट इज ब्रह्मचार्य, और रिनाउंस अटैचमेंट्स यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को रिनाउंस कर देना है, जो भी आपके पास में अपना खुद का प्रॉपर्टी वगैरह है, ओके। तो इसमें जो 1, 2, 3 एंड 5 वाली है ये पार्श्वनाथ ने इंट्रोड्यूस की थी। 4th वन दैट इज सेलिबेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महावीर। इसी में जैनिज्म में एक फिलॉसफी होती है स्यादवाद। तो स्यादवाद कहता है कि नो एब्सोल्यूट एंड फाइनल अफर्मेशन और डिनायल इज पॉसिबल बिकॉज नॉलेज इज रिलेटिव। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि यही सही है या यही गलत है, क्योंकि हर जो भी नॉलेज होती है, जो भी मतलब ज्ञान होता है वो रिलेटिव होता है, किसी के लिए सही और किसी के लिए गलत, ओके। ना बुद्धिज़्म, तो इसका ज़्यादा पॉपुलर सोशल बेस था, और इसकी जो सेंट्रल थीम थी वो 8 स्टेप पाथ थे, जिसको अष्टांग मार्ग कहा जाता है, विच लेड टू निर्वाण। निर्वाण क्या होता है? स्टेट वेयर वन इज एबल टू एग्जिट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जो कहा जाता है कि जीवन मरण की जो पूरी साइकिल है उससे मतलब मुक्ति के लिए निर्वाण कहा जाता है, और उसको कैसे पाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म? अष्टांग मार्ग। तो इसके 3 कैटेगराइजेशन किए गए हैं, जो 8 स्टेप्स है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रज्ञा, जिसमें आता है राइट विजन एंड रेजोल्यूशन। सेकंड इज शील, जिसमें आता है राइट एक्शन, स्पीच एंड राइट लाइवलीहुड। एंड थर्ड इज समाधि, जिसमें आता है राइट एफर्ट, मेमोरी एंड मेडिटेशन, ठीक है। और इसके अलावा बुद्धा ने 4 नोबल ट्रुथ्स या 4 इटर्नल सत्य जो कहे जाते हैं वो बताए थे। तो फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ सॉरो दैट इज दुखा यानी सफरिंग है। सेकंड इज दुख समुदाय यानी कॉज ऑफ सॉरो। तो कॉज ऑफ सॉरो उन्होंने कहा कि डिजायर, किसी चीज़ की इच्छा होना, ओके। देन प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, दुख निरोधा यानी कि उसको कैसे रोका जाए। एंड पाथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉरो इज द फोर्थ वन दैट इज दुख निरोधा मार्गा, यानी कि एक रास्ता है उस सफरिंग से उसको प्रिवेंट करने का, ओके, दैट इज अष्टांग मार्ग फिर उन्होंने दिया था। अब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में, वो देख लेते हैं। तो दोनों को कंपेयर किया गया है, महावीर एंड बुद्धा। तो उनके चाइल्डहुड नेम जो थे महावीर का वर्धमान एंड बुद्धा का सिद्धार्था था। प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, तो महावीर वाज बोर्न इन 540 और 599 BC कुंदग्राम नियर वैशाली, और बुद्ध कहाँ पे हुए थे? 563 BC एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल, ठीक है। तो दोनों मिड गैंजेटिक प्लेन्स में आप कह सकते हैं। और डेथ कहाँ पे हुई थी? तो महावीर जी की पावा में हुई थी, और बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी, ओके। महावीर किनके बेटे थे? सिद्धार्थ के, हु वाज द किंग ऑफ ज्ञांत्रिक डायनेस्टी। एंड बुद्ध थे शुद्धोधन के बेटे, किंग ऑफ शाक्य रिपब्लिक। और महावीर की जो माँ थी वो त्रिशला थी, जिनको विधेय दाता या प्रिय करनी कहा जाता है। और बुद्धा की थी माया देवी या महामाया, ओके। महावीर की वाइफ वॉज यशोदा एंड डॉटर प्रियदर्शनी, एंड बुद्ध की वाइफ वॉज यशोधरा एंड सन राहुल, ओके। और डिसिपल्स जो थे महावीर के, फर्स्ट डिसिपल वॉज जमाली, और दूसरे नाम यहाँ दिए गए हैं। उसी तरह बुद्ध के जो थे सारीपुत्र, आनंद, उपाली, ठीक है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो। और वर्ल्डली अफेयर से रिनाउंसिएशन यानी कब त्याग कर दिया था? तो महावीर 30 साल की एज में चले गए थे घर से, और बुद्धा 29 ईयर्स में। वेरी मच सिमिलैरिटीज देयर। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जैनिज्म में 2 ही थी और बुद्धिज्म में 4।
तो जैनिज्म में जो पहली हुई थी वो 4th सेंचुरी BC पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसको प्रिसाइड किया था स्थूलभद्र ने। और उस टाइम पे जैनिज्म डिवाइड हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में। ओके, और सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी वल्लभी में, जिसको प्रिसाइड किया था देवरिधिगनी ने। एंड द पर्पस वाज टू कलेक्ट एंड कंपाइल जितने भी जैन टेक्स्ट और वर्क थे उनको कंपाइल करना। बुद्धिज्म की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 483 BC राजगृह में अजात शत्रु के टाइम पे, और महाकश्यप ने प्रिसाइड किया था। यहाँ विनय पिटक और सुत्त पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। 100 साल बाद सेकेंड हुई थी, यानी 383 BC में। ये हुई थी वैशाली में, और ये कालाशोक के टाइम पे हुई थी, और इसको प्रिसाइड किया था सर्वकामिनी ने। और इस टाइम पे जो बुद्धिज्म था वो डिवाइड हो गया था थेरवेदा और महासंघिक में। तो थेरवेदिज्म वैसे जो कहा जाता है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। ओके, और थर्ड कॉन्फ्रेंस फिर जो हुई थी 250 BC में, तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में अशोका के टाइम पे, और इसको प्रिसाइड किया था मोगलीपुत्र तिस्सा ने। और इस टाइम पे कंपाइलेशन हुआ था अभिधम्म पिटक एंड इट्स टेक्स्ट कथावतु। ठीक है, और फोर्थ हुई थी 102 आफ्टर AD। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट एमना डोमिनी में हुई थी, और कुंदलवन में हुई थी। कश्मीर में आता है कुंदलवन, ये कनिष्का ने के दौरान हुई थी, और प्रिसाइड किया था वासुमित्र ने, और वाइस प्रेसिडेंट थे अश्वघोष। और इस टाइम पे डिवीजन हुआ था हीनयान और महायान में। और इसके अलावा बुद्धिज्म में संस्कृत को भी अडॉप्ट किया गया था। ओके, अब यहाँ पे कुछ और भी रिलीजियस लीडर्स और उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट इसमें जैसे आप ये देख सकते हैं मखाली गोसाला का लास्ट वाला एक्सपोनेंट ऑफ आजीविका सेक्ट। तो इस तरीके के मतलब आपको जो कई बार टर्म्स इस तरीके से पूछ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे। वैसे ही ऊपर यहाँ पे देखिए अनिहिलेशन और उच्छेदवाद, चावर का स्कूल, ये सारे टर्म्स दिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फाइन, नाउ लेट्स कम टू दी फर्स्ट इंडियन एम्पायर, दैट इज मौर्यंस। तो मौर्यंस कैसे आए थे, उन्होंने ओवरथ्रो किया था नंदास को इन 321 BC। और मौर्यंस के बारे में माना जाता है दैट दे यूनिफाइड लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। चंद्रगुप्त फाउंडर थे, उनके मेंटर और गाइड थे चाणक्य। इन्होंने सिलुकास को डिफीट किया था, और चंद्रगुप्ता ने बाद में एंड ऑफ द लाइफ के टाइम पे जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। उनके सक्सेसर थे बिंदुसार, जिनको ग्रीक में मित्रोचैट्स भी कहा गया है। और दे हैड कॉन्टैक्ट्स विथ एंटियोचूस ऑफ सीरिया। ठीक है, तो याद रखना सीरिया के किंग से भी इनके कॉन्टैक्ट थे। फिर अशोका थे 273 to 232 BC, सन ऑफ बिंदुसार। और उनको स्क्रिप्ट्स वगैरह में देवनम प्रिया, प्रियदर्शी और बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। ये इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे ये बाय निग्रोधा। ओके, निग्रोधा नाम भी याद रखना जिन्होंने इनको कन्वर्ट किया था। अब जो इनके एडिक्ट्स थे, रॉक और पिलर एडिक्ट्स, वहाँ से कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। फॉर एग्जाम्पल कि उनके 9th ईयर ऑफ रूल में उन्होंने कलिंगा को कॉन्कर कर लिया था, और अगले ही साल 10th ईयर ऑफ रूल में वो धम्म यात्रा उन्होंने स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम बोध गया। 12 साल के बाद में वो नेपाल गए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक रिलीजियस टेक्स्ट बाली को अबॉलिश किया था। फिर 5th रॉक एडिक्ट में ये दिया गया है कि 14th ईयर में उन्होंने धम्म महामात्रास को अपॉइंट किया था। ये कौन थे, धम्म को प्रीच करने वाले इनके मिनिस्टर्स थे। और 26 साल के बाद में इनके रूल के बाद में इन्होंने एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट कर दिया था। ओके, अब ग्रीक ऑथर्स जिन्होंने मौर्यास के बारे में लिखा, इनमें थे स्ट्रैबो, डायोट्रस, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, मेगास्थीन्स। स्टेट के बारे में ये कहा जाता है कि सूद्रास को फर्स्ट टाइम एड दिया गया था टू सेटल डाउन एज फार्मर्स। ओके, वैसे उनको इससे पहले बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था सूद्रास को, और फर्स्ट टाइम उनको एड दिया गया था। और अर्थशास्त्र में मेंशन है कि वाटर टैक्स लिया जाता था जहाँ पे भी इरिगेशन के लिए असिस्टेंस दिया जाता था। और इसके अलावा स्टेट मोनोपोली थी ओवर माइनिंग, मेटलर्जी, सॉल्ट वेपन्स एंड शिपिंग। फिर इंडिका जो है बुक, ये मेगास्थीन्स की है। इसमें कहा गया है कि स्लेव्स नहीं थे, जबकि अर्थशास्त्र में पूरा डिटेल में लॉ दिया गया है स्लेव्स के ऊपर। ठीक है, पोस्ट मौर्यन तो कई सारे पॉलिटिकल पावर्स आ गए थे, खासकर डेक्कन और साउथ में। उनमें सबसे पहले जो थे वो थे सुंगास, हु वर द इमीडिएट सक्सेसर्स। ये ब्राह्मण्स थे और मौर्यस को सर्व करते थे। पुष्यमित्र सुंगा वॉज द जनरल ऑफ लास्ट मौर्यन
उन्होंने अपने मास्टर को किल किया और फिर 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, दैट इज हॉर्स सेक्रीफाइस अश्वमेध यज्ञास होते हैं। ओके, उसके बाद में सुंगास के बाद में आए थे कानवास, ये भी ब्राह्मण थे और इन्होंने सुंगास को सक्सीड किया था टिल 28 BC। फिर सतवाहना थे जिनको आंध्राज भी कहा जाता था, ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन में थे और दे अरोज इन 1st सेंचुरी BC और सतवाहना का सेंटर जो था वो याद रखना प्रतिष्ठान था। ओके, प्रतिष्ठान। अब यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दी थी मैंने, टेबल्स कोई भी एक्सक्लूड नहीं किए हैं फॉर आंध्रा सतवाहना क्रोनोलॉजी, तो उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, सिमुका जैसे कि फर्स्ट रूलर थे डायनेस्टी के और सतवाहना डायनेस्टी के, जिन्होंने कानव के लास्ट रूलर को मारा था। और उसी तरीके से गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर और ही वॉज कॉल्ड दी ओनली ब्राह्मण। ओके, और इसके अलावा नीचे यज्ञशी सतकर्णी वगैरह के बारे में भी दिया गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें हला भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये बुक लिखी थी गाथा सप्तशती और ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी थी। ओके, तो यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ इंडो ग्रीक कॉन्टैक्ट जो थे वो 2nd सेंचुरी BC में हुए थे फिर, और हिस्ट्री जो मेनली मिली है वो उनके कॉइन से मिली है। तो ग्रीक्स को हमारे यहाँ पे यावनास भी कहा जाता था। तो एक्चुअली में इनके 2 किंगडम, 2 ब्रांचेस थी। फर्स्ट वाज लेड बाय दिमेत्रियोस जो कि यूथिडेमोस के बेटे थे और उन्होंने अफगानिस्तान और मकरान आपका भी ईरान में आता है, इनको पूरा कॉन्कर कर लिया था। और इस ब्रांच में जो सबसे बेस्ट नोन थे वो थे मनिंदर, और इनके ऊपर एक बुक थी दैट इज़ द क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंदा। ओके, तो मिलिंदा जो था ये जो बुक थी इसमें डिस्कशन दिया गया है बिटवीन मनिंदर एंड बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागसेना। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ब्रांच जो थी ये इंडो ग्रीस की, वो थी बैक्ट्रियंस की, दैट वाज लेड बाय यूक्रेटाइड्स। अब इनके बेटे थे दिमेत्रियोस II। ठीक है, और ये गए थे पंजाब में टिल कच्छ अभी आपका गुजरात में आता है। ओके, अब इनमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि बेस नगर इंस्क्रिप्शन पाई जाती है नियर भिलसा, और मतलब ये विदिशा MP में आता है। ओके, और ये हिलियोडोरस की इंस्क्रिप्शन है। हिलियोडोरस जो थे ये मतलब ग्रीक किंगडम के ही एनवॉय थे और उन्होंने वासुदेव के ऑनर में एक मोनोलिथिक कॉलम भी यहाँ पे बनाया है बेसनगर में ही, और वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है। ओके, और यहाँ से वासुदेव का भक्ति कल्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, ना शाकास एंड पार्थियंस या इनको पहलावास भी कहा जाता है। तो शाकास फॉलोड द ग्रीक्स और सबसे फेमस जो शाका रूलर थे वो थे रुद्रदमन I। ये थे 130 to 150 AD में, और दे रूल्ड सिंध, गुजरात, कोंकण, मालवा एंड काठियावाड़। और इन्होंने सुदर्शन लेक जो काठियावाड़ का है उसको रिपेयर किया था, और इनको इसलिए भी माना जाता है फॉर इशूइंग फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत, यानी प्रॉपर जो संस्कृत होती है उसमें सबसे पहला बड़ा इंस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा था। ओके, अब पार्थियंस वर ईरानियंस ओनली, और उन्होंने शाकास को ओवरथ्रो कर दिया था तक्षशिला से अराउंड 1st सेंचुरी, और इनमें जो सबसे फेमस थे वो थे गॉड ऑफ फेरिन्स, और इन्हीं के ही टाइम पे जो है सेंट थॉमस ने विजिट किया था इंडिया में टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी। ओके, सो रिमेंबर द नेम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कनिष्का। तो ये कुशनास के ग्रेटेस्ट थे एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ शाका ईरा, दैट इज़ फ्रॉम 78 AD। और शाका ईरा जो है उसका कैलेंडर, शाका कैलेंडर ही ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यूज़ किया जाता है। अब इनका जो कैपिटल है दैट इज़ पेशावर, और उस टाइम पे इसको पुरुष पुत्र भी कहा जाता था। एंड इनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे और हाई प्योरिटी में, एंड ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। और पहले ही हमने देख लिया कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की थी कुंदलवन कश्मीर में, जहाँ महायान बुद्धिज़्म और संस्कृत को अडॉप्ट किया गया था। एंड ही ऑल्सो पेट्रोनाइज बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जैसे अश्वघोष ने लिखी थी सौंदरानंद एंड बुद्ध चरित इन संस्कृत। और इसके अलावा जो दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे वो थे नागार्जुन एंड वासुमित्र। आई मे बी गोइंग फास्ट फ्रेंड्स, बट ये रिवीजन पार्ट है इसलिए आपको मतलब आप इसको तेज़ी से भी देख सकते हो और इसको स्लो करके भी देख सकते हो। ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको इसमें पूरा एग्जैक्ट आइडिया, एक तो क्रोनोलॉजी का और हिस्ट्री में क्या क्या कंप्राइज होता है सब समझ में आ जाएगा।
एंड कनिष्क का पेट्रोनाइज चरक, तो चरक जो थे वो फिजिशियन थे उनके एम्पायर में, एंड ही वॉज द ऑथर ऑफ चरक संहिता। और लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो कुशना के थे वो थे वासुदेव, एंड ही वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा। ओके अब इसके बाद में गुप्ता एज पे आते हैं, तो इट वॉज फ्रॉम 320 टू 550 एडी। तो ये कुशनास के बाद आए थे नॉर्थ में, और डेक्कन में इस टाइम पे सतवाहनास का रूल ख़त्म हो गया था, तो गुप्ता एज आई थी। ओके और इन्होंने सबसे पहले मगध में कंट्रोल किया था, और स्टार्टिंग के जो थे इनके मेन किंग वो श्री गुप्ता ही थे, और उस टाइम पे केवल मगध में ही इनका कंट्रोल था। उसके बाद में उनको सक्सीड किया था घटोत्कच ने, एंड उनके बेटे अब थे चंद्रगुप्ता वन। तो अब इनका पीरियड इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रॉम 319 टू 334 एडी, और इसी टाइम पे माना जाता है कि गुप्ता एरा एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था। और ही मेड इफेक्टिव यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी, और इनके टाइम पे एम्पायर जो है पूरा इलाहाबाद तक एक्सटेंड हो गया था। इनका टाइटल याद रखिएगा महाराज अधिराज, ठीक है, चंद्रगुप्त वन का टाइटल था। इनके फिर बेटे थे समुद्रगुप्त 335 टू 375 एडी। ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस। और वी ए स्मिथ, याद रखना वी ए स्मिथ ने उनको इंडियन नेपोलियन कहा है, और इन्होंने भी वो हॉर्स सेक्रीफाइस यानी अश्वमेध यज्ञ किया था। एंड ही लव्ड म्यूजिक, और इनके टाइम के कॉइन्स मिले हैं जहाँ पे समुद्रगुप्त शोन प्लेइंग वीणा, ठीक है। और इसके अलावा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है, वहाँ पे इन्हें कविराज बुलाया गया है। एंड ही वॉज द फॉलोअर ऑफ ब्राह्मण रिलीजन, लेकिन ये दूसरे रिलीजन्स के लिए काफ़ी टॉलरेंट थे। जैसे कि एक बुद्धिस्ट राजा थे सिलोन के, तो वो यहाँ पे जब मोनास्ट्री बनाना चाहते थे बोध गया में, तो उन्होंने उनको परमिट किया था। ओके देन उनके बेटे थे चंद्रगुप्त टू फ्रॉम 375 टू 415 एडी। तो उन्होंने एम्पायर को और कंसोलिडेट किया। मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो थे वो उनकी पॉलिसी में, उनकी फॉरेन पॉलिसी में थे। तो उन्होंने नागा, वकटका और कदम्बा के साथ में मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे। और इनका जो टाइटल था वो था विक्रमादित्य का, और इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल उज्जैन को बनाया। और इनके टाइम पे ही कालिदास थे, हु वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स। उनके जो वहाँ के नवरत्न थे उनमें से ये कालिदास थे। इसके अलावा जो गुप्ता एम्पायर के दूसरे रूलर्स थे वो थे कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता, एंड द लास्ट वन वाज विष्णु गुप्ता। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्टली डिसेंट्रलाइजेशन था, याद रखना गुप्ता एम्पायर में डिसेंट्रलाइजेशन था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का। फिर लैंड के ग्रांट्स दिए जाते थे टू प्रीस्ट, टेम्पल्स, रॉयल ऑफिशियल्स। एंड इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। ओके और अजंता पेंटिंग्स हैं इनके टाइम की। और आर्यभट्ट जो थे वो 476 टू 550 एडी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थे। एंड ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, जो 3.14 वाला पाई होता है या 22/7 वाला, उसके उन्होंने कैलकुलेट करके करेक्टली अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बताया था। और 99.8% एक्यूरेटली सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ बताया था। 99.8% क्या होता है यानी बता ही दिया था। ओके और इसके अलावा सोलर और लूनर एक्लिप्स समझाया था। और इनकी 2 किताबें याद रखिएगा, आर्यभट्टिया एंड सूर्य सिद्धांता। ओके गुप्ता एज में फिर एक फिजिशियन यहाँ पे भी थे। एक तो हमने चरक देखे किनके टाइम पे थे, कनिष्का के टाइम पे। उसी तरीके से यहाँ पे धन्वंतरी थे फिजिशियन। एंड ब्रह्मगुप्ता वॉज ऑल्सो देयर और टुवर्ड्स द एंड ऑफ गुप्ता एज, एंड ही वॉज द फर्स्ट टू डेवलप द यूज ऑफ जीरो। ओके तो मतलब इनके अकॉर्डिंग, ये बुक के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। हालांकि कुछ टेक्स्ट वैसे ये भी कहते हैं कि किसने जीरो मतलब डेवलप किया था वो नहीं पता है। ओके तो ज़ीरो डेवलप किया था इन मैथ्स। ओके अब यहाँ पे है ना 6 फिलोसफिकल सिस्टम्स या षड दर्शन जिन्हें कहा जाता है उनके बारे में दिया गया है। जैसे यहाँ पे सांख्या, तो इनके फाउंडर थे कपिला। तो ये क्या कहता है स्कूल सिस्टम, आप यहाँ से इसको आप पढ़ सकते हो। ओके देन सेकेंड वॉज योगा, फाउंडर पतंजलि, ये तो पता ही होगा आपको कई लोगों को। देन वैशेषिका कन्नडा, न्याय बाय गौतम, पूर्व मीमांसा बाय जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा जिसे कहा जाता है ब्रह्मसूत्र बाय वज्रयान, द टेक्स्ट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, इसका बेसिक टेक्स्ट इन्होंने बताया है। ठीक है
और वेदांता ही उत्तर मीमांसा है। तो इन 6 स्कूल्स के बारे में आप देख लीजिएगा। लेट्स मूव अहेड। तो अब आते हैं, आपका एंशियंट खत्म हो गया, अब अर्ली मेडिएवल इंडिया पे आते हैं, दैट इज 8th to 12th सेंचुरी। इस टाइम पे जो मेन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चला था वो प्रतिहारा, पालाज और राष्ट्रकूटास के बीच में चला था इन नॉर्थ। और साउथ में जो मेन रूल चला था वो था चोलास का। और इसी टाइम पे मुस्लिम्स का एडवेंट हुआ था। पहले उनके हालांकि जो सेटलमेंट्स थे साउथ वेस्ट कोस्ट में पहले से ही थे अरब्स के, लेकिन उन्होंने बाद में कॉन्क्वेस्ट किया था सिंध को इन 710 एडी, जहाँ पे फिर उनका परमानेंट ऑक्यूपेशन हो गया था। और इस टाइम पे इन्वेजन जो हुआ था इट वाज अंडर मोहम्मद बिन कासिम। ओके, उसके बाद में 10th सेंचुरी के क्लोज तक आते आते इन्वेजन बाय महमूद गजनवी हुआ था एंड ही रेडेड इंडिया 17 टाइम्स। और उनके जो इनिशियल रेड्स थे देवर अगेंस्ट हिंदू शाही किंगडम, जहाँ पे जो हिंदू शाही किंगडम के किंग थे जयपाल, उनको महमूद गजनी ने डिफीट कर दिया था इन 1001 एडी। इनका इन्वेजन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसके बाद में इस्लाम का स्प्रेड शुरू हुआ था। और इसके अलावा इस टाइम पे अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वीकन हो गई थी। ओके, फिर मोहम्मद घोरी आए थे इन इंडिया इन 1175 एडी। वो मुल्तान से आए थे। और बैटल ऑफ तरैन जो हुआ था किसके साथ हुआ था आप बताओगे? ओके, लेट मी टेल यू, इट वाज विद पृथ्वीराज चौहान इन 1191 एंड 92। और उसके बाद में वो इंडिया छोड़ के गए थे। बट उनका जो रूल था वो कंटिन्यूड रहा था टिल 1206 एडी, जब तक उनका असैसिनेशन नहीं हो गया नियर झेलम। तो उनके इन्वेजन से पेव्ड वे फॉर द न्यू डायनेस्टी, कौन सी? स्लेव डायनेस्टी आ गई थी। ओके, अब इंडिया अंडर सुल्तानेट्स, दैट इज द लेटर मिडियवल आ गया है ये 13 to 16 सेंचुरी। ये फोटो किसकी है? रजिया सुल्तान के। ओके, और पहले जो थे यहाँ पे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज द स्लेव ऑफ मुइजुद्दीन। अब ये आ गए थे थ्रोन पे ऑन 1206 एडी एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश रूलर इन इंडिया। याद रखना ये पहले इंडिपेंडेंट टर्किश रूलर थे इंडिया के। फिर इनके जो स्लेव थे वो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और 1210 से 1236 एडी तक इन्होंने सक्सीड किया। इनका क्या रेलेवेंस था कि इन्होंने दिल्ली सुल्तानेट को बहुत ज़्यादा वेलनेट और कॉम्पैक्ट स्टेट बना के रखा, मतलब पूरा सबको जोड़ के रखा। और इसके अलावा इनको फॉर्मल लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर मिल गया था 1229 एडी में फ्रॉम कलिफ ऑफ बगदाद। तो जो मेन इस्लाम के अरब वर्ल्ड के जो मेन माने जाते थे उस टाइम पे वो कलिफ माने जाते थे बगदाद के। तो वहाँ से इनको इन्वेस्टिचर यानी कि जैसे कि कह लो कि अभी आज की डेट में जैसे कोई सेरेमनी होती है, ठीक है, तो फॉर्मली इनको जैसे रूलर मान लिया गया था। तो ही गॉट अ लीगल पोजीशन। अब इनके टाइम पे एक एलीट कॉप बना था 40 स्लेव ऑफिसर्स। और जियाउद्दीन बर्नी जो है वो मतलब ही वाज द ऑथर, और उन्होंने इन 40 स्लेव ऑफिसर्स को चिहालगनी के नाम से बुलाया है। ओके, तो चिहालगनी का फॉर्मेशन यदि पूछा जाए तो इल्तुतमिश ने किया था। ओके, देन रजिया सुल्तान वाज फ्रॉम 1236 टू 1240 एडी एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट सुल्तानेट की थी वो थी एज ऑफ बलबन और 1246 टू 87 एडी। एंड उन्होंने टर्किश स्टेट को, ये जो मतलब पूरा ये स्लेव डायनेस्टी टर्किश स्टेट था उसको सेव किया था फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड डिफीटेड मंगोल्स। ओके, मंगोल्स इनके टाइम पे आए थे तो उनसे बचाया था। और वो ईरानियन थ्योरी को फॉलो करते थे दैट किंग इज़ डिवाइन, और सुल्तान को वो ज़िल्ले इलाही मतलब मानते थे। तो दैट इज़ द शैडो ऑफ गॉड, मतलब कि वो भगवान का ही पूरा रूप है, गॉड का ही शैडो है ज़िल्ले इलाही। ओके, एंड ही देयरफॉर ही इंट्रोड्यूस सजदा एंड पाइबोज, मतलब कि एक वो हो गया था कि कोई भी अगर किंग के सामने आए तो उसको एक तरीके से मतलब उसके पैरों में झुकना है, माथा टेकना वगैरह टाइप, एंड किस हिज फीट। सो दिस वाज पाइबोस। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो उसके बाद में फिर खलजी रेवोल्यूशन आया था। तो ये सेकंड वो डायनेस्टी थी सुल्तानेट के टाइम की 1290 टू 1320 एडी। तो
खिलजी को तो आपने अभी देख ही लिया होगा मूवी में और पद्मावत में, ओके। एंड दिस वाज द एंड ऑफ टर्किश नोबिलिटी एंड ब्रॉडनिंग ऑफ सोशल बेस ऑफ रूलिंग क्लास। तो स्टार्टिंग जो थी वो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हुई थी 1290 टू 96। इनका 6 साल का रूल था, कोई एक्सपेंशन नहीं किया था। इस टाइम पे उल्लू खान का मंगोल इन्वेजन हुआ था तो उसको फेस किया था, और कैपिटल जो था इनका वो था किलो खरी। और जलालुद्दीन ने एक नई स्टेट की पॉलिसी, एक नई स्टेट की थ्योरी बोली थी, बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड गुडविल ऑफ ऑल पीपल, मतलब बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाली थ्योरी इन्होंने बोली थी, ओके। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आए थे 1296 टू 1320 एडी, और जलालुद्दीन को मार कर ही आए थे। एंड ही डिडंट बिलीव्ड इन ह्यूमैनिटेरियन एंड लिबरल स्टेट्समैनशिप, और वो बलबन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ फेयर, मतलब डर के रहना, सुल्तान सब वो है, ठीक है, वैसी वाली थ्योरी को मानते थे। एंड ही गेव प्रोमिनेंट पोजिशन टू नॉन टर्क्स। अब यहाँ पे अलाउद्दीन के टाइम पे देखिए रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हुए थे, तो उनकी मतलब जो स्टेट्समैनशिप है उसको बहुत आगे तक अकबर ने भी मतलब कहीं ना कहीं फॉलो किया था। तो कुछ इनके एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ खलीसा लैंड, तो खलीसा लैंड को एक्सटेंड किया था। देन लैंड रेवेन्यू यानी खरज जो था उसको फिक्स कर दिया था एट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, तो जो मतलब भू राजस्व जिसको आज कहते हैं उसको हाफ ऑफ द प्रोड्यूस पे फिक्स कर दिया गया था। एंड असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, देखिए यहाँ से शुरू हुआ था और उसके बाद में फिर आपके मतलब सिकंदर और आगे शेरशाह सूरी इन सब ने इसको फिर फॉलो किया था अकबर तक, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूरल इंटरमीडियरीज जैसे राय, राणा, रावत, इन सबको हटा दिया था इंटरमीडियरीज को। देन कर्ब द प्रिविलेजेस ऑफ खुद मुकद्दम्स एंड चौधरीज, और फिर इन्होंने 3 मार्केट दिल्ली में इस्टेब्लिश किए थे, एक फूड ग्रेन्स के लिए, एक था सारे कपड़े और एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए सराय अदल, और एक था एनिमल्स के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने एक ऑफिशियल अपॉइंट किया था सुहाना, जो भी ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर चेक रखने के लिए। और इसके अलावा उन्होंने कई सारे आइटम्स जैसे कि ग्रेन्स वगैरह के जो प्राइसेस थे उनको फिक्स कर दिया था, ओके। सो दीज वर द रिफॉर्म्स, मेन अग्रेरियन एंड मार्केट रिफॉर्म्स अंडर अलाउद्दीन, ठीक है। इसके अलावा दाग और चेहरा सिस्टम भी जो है वो इन्हीं के टाइम पे आया था, फाइन। अब तुगलक डायनेस्टीज के बाद आई थी, ये फिर से टर्किश ओरिजिन की थी, जिसके स्टार्टिंग में थे घियासुद्दीन तुगलक, गजनी मलिक इनका रियल नेम था। ही वॉज फ्रॉम 1320 टू 1325 एडी। इन्होंने खुसरो खान जो कि लास्ट खिलजी था उसको मार दिया था, और फिर नोबल्स के साथ में पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन लेकर आए थे, ओके। एंड इन्होंने एक फोर्टिफाइड सिटी तुगलकाबाद बिल्ड की थी, और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही वो कंप्लीट हुआ था तुगलकाबाद। और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको स्लोपिंग वॉल्स मिलेंगे जिनको बेटर कहा जाता है, और ये मतलब यहाँ पे इनका है ना, मतलब सैंडस्टोन से बनाए गए हैं, तो ये बहुत अच्छा लुक देते हैं वैसे यहाँ पे। और इसके अलावा घियासुद्दीन तुगलक ने कैनल्स भी बनाए थे इरिगेशन के लिए, फेमीन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी पीजेंट्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। फिर आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका रियल नेम जौना था, और उन्होंने सक्सीड किया था 1325 टू 1351 एडी। अब उन्होंने कुछ मतलब मेजर जो एरर्स किए थे उनके टाइम पे, एरर्स ही सबसे खास वो सबको मतलब पता रहते हैं और माने जाते हैं एक्चुअली में। तो सबसे पहली बात तो दोआब में उन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया था, तो उस टाइम पे ऑलरेडी प्रोड्यूस वगैरह जो था वो बहुत कम था, और उन्होंने रेवेन्यू और बढ़ा दिया था। फिर उन्होंने कैपिटल बहुत बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया था ये, कि कैपिटल ही दिल्ली से उठा के दौलताबाद कर दिया था ताकि डेक्कन को वो एक्सेस करें, पर इस चक्कर में वो नॉर्थ से उनका एक्सेस हटने लग गया था। फिर इसके बाद उन्होंने टोकन करेंसी लेकर आ गए थे वो, तो वो भी वही था कि बहुत चीप कॉपर करेंसी लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से जो पहले के कॉइन्स वगैरह थे उनकी होर्डिंग चालू हो गई थी, और लोग ऐसे ही मतलब कॉइन्स खुद से ही बनाने लग गए थे। फिर खुरासन कराचिल कैंपेन हुआ था, दैट वाज आल्सो अ बिग फेलियर, तो इनका रेन यही था। उसके बाद में आए थे फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388 एडी। तो इन्होंने फिर से बेनिवोलेंट और वेलफेयर स्टेट को रिवाइव किया। इनकी एक किताब है फतूहत है फिरोज शाही, और ये याद रखना इनकी खुद की ही है, ओके। अब इन्होंने इनाम लैंड को भी रिस्टोर किया। इनाम लैंड क्या होता है, वही कि जब व्हेन द
इज गिवन इन ग्रांट, ओके। तो टू थियोलॉजियंस एंड लर्नेड पीपल, तो पढ़े लिखे लोगों को जब दिया जाता है इनाम, ओके। एंड इसके अलावा इन्होंने एक अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए इस्टेब्लिश किया था। आज भी वैसे ऐसे ब्यूरो की ज़रूरत है। देन दरुल शफा भी इस्टेब्लिश किया था, दैट इज़ दी हॉस्पिटल, दिल्ली में इसको इस्टेब्लिश किया था फॉर फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर हरियाणा में भी 6 कैनल्स बनाए थे। टैक्सेस अबॉलिश कर दिए थे, ऐसे टैक्सेस जो कि शरीयत में नहीं सैंक्शन किए गए हैं। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ही कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन को मानते थे, तो ही फॉलोड इट अकॉर्डिंग टू द शरीयत। और इसी वजह से ये पहले रूलर भी थे जिन्होंने जजिया को कलेक्ट करना शुरू किया था फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। तो जो भी नॉन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर ये अलग से टैक्स लगाया जाता था लैंड रेवेन्यू के अलावा, ओके। फिर इन्होंने 2 टाउन्स बनाए थे, हीसर फिरोजा एंड फिरोजपुर। जौनपुर को रेनोवेट किया था, जौनपुर आता है आपका ईस्टर्न यूपी में। और नई कैपिटल बनाई थी फिरोजाबाद अलॉन्ग यमुना। फिर एक फोर्ट, एक किला बनाया था फिरोज शाह कोटला। और इनके एक बायोग्राफर थे अफीफ, ओके, आई थिंक हिज नेम वॉज शमसा सिराज। एंड इन्होंने मेंशन किया है कि इनके टाइम का जो वाइन डिपार्टमेंट था वो स्टेट के अंडर था, ओके। देन नसरुद्दीन वॉज द लास्ट तुगलक, और इनके टाइम पे तैमूर जो मंगोल लीडर थे उन्होंने इन्वेड किया था, दिल्ली को प्लंडर किया एंड रिटर्न, जिसकी वजह से सुल्तानेट डिसइंटीग्रेट हो गया था और इसी दौरान प्रोविंशियल किंगडम्स इमर्ज होने लगे थे। फिर इसके बाद में हालांकि सैयद डायनेस्टी आई थी, उनके 4 रूलर्स थे, खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, बट यहाँ पे कुछ याद रखने वाला नहीं है। देन लोधी डायनेस्टी आई थी और इसको इस्टेब्लिश किया था गिजलई ट्राइब ऑफ अफगान्स ने, याद रखना ये अफगान थे। लोधी डायनेस्टी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। अब यहाँ पे वजीर्स के बारे में दिया गया है, कौन कौन वजीर थे दिल्ली सुल्तानेट के, तो ज़्यादा खास नहीं है, बट अगेन इफ़ यू वांट टू रीड इट, मतलब जैसे कई सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड कल्चर देख लेते हैं दिल्ली सुल्तानेट में। अभी तक आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें वो नहीं उन्होंने कंप्लीट की, तो यहाँ पे इन्होंने एक अलग से दिया था एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और कल्चर कैसा था दिल्ली सुल्तानेट में। तो 2 तरीके के वजीर होते थे, वजीर तफावीज़, तो इनके पास में बहुत अनलिमिटेड पावर होता था, लेकिन ये मतलब सक्सेसर को अपॉइंट नहीं कर सकते थे। और दूसरे रहते थे वजीर तनफीस, तो ये तो केवल मतलब जो रूलर कहता था बस उन्हीं की विशेष के मुताबिक काम करते थे, इनको अलग से कोई पावर नहीं था, ओके। फिर दीवान रिसालत एक था यहाँ पे तो डिपार्टमेंट, तो ये काय के लिए था, ये स्टाइपेंड्स और रेवेन्यू फ्री लैंड देने के लिए था टू द डिजर्विंग, तो जो भी डिजर्व करता है उनको मतलब रेवेन्यू फ्री लैंड, यानी उनसे कुछ भी टैक्स नहीं लिया जाता था वहाँ पे। फिर वकील दर था, दैट वाज द इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, ओके। फिर इक्ता लैंड जो था ये 2 तरीके का होता था, फर्स्ट इज इक्ता तमलिक, ये आमिर को लैंड दिया जाता था, और इक्ता इस्तीगर, सो दिस वाज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ग्रांट टू लर्नेड क्लास, ठीक है। तो इक्ता इस्तीगल भी जो था वो लर्नेड क्लास को ही दिया जाता था। कुतुब मीनार जो है वो इसी टाइम पे बनाया गया था, इसको मजाना कहा जाता था, ऐसी या फिर ऐसी जगह जहाँ से प्रेयर या अजान कही जाती थी, ओके। और यहाँ पे एक एपिग्राफ है जहाँ पे फजल बिन अबुल माली का नाम मेंशन है, तो वैसे मतलब ये फैक्ट मैंने पहली बार ही देखा, तो हो सकता है कि कहीं पे कोई पूछ ले कि इनका कौन से मॉन्यूमेंट पे कहाँ पे मेंशन है, तो कुतुब मीनार में है। एंड मीनार कंसिडर्ड स्पिरिचुअल अटेनमेंट ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो ये मतलब इन्हीं के लिए ही बनाया गया था, जिस पे इसका नाम पड़ा था कुतुब मीनार, ओके। ही वॉज अ सूफी सेंट, ये सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसको फिनिश किया था इल्तुतमिश ने, ओके। वैसे अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक डिपार्टमेंट था दीवान मुस्तक राज, तो इट वाज फॉर कंट्रोलिंग ऑफिशियल्स ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ओके। इनके टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सोल्जर्स को कैश में पे किया जाता था, और लैंड रेवेन्यू जो डिमांड थी वो अपर दोआब में इट वाज इंक्रीज टू हाफ, ठीक है। एंड जो मैंने आपको कहा था कि प्राइसेस भी ये कंट्रोल करते थे, तो इस टाइम पे कैम्बे का जो सिल्क है और गुजरात का पटोला, ठीक है, इसको भी ऐसे कॉस्टली आइटम्स को भी वो कंट्रोल करते थे, ओके। व्हाट इज पटोला? सो पटोला इज मतलब एक आर्ट होता है, डबल इकत वीविंग का आर्ट होता है, ठीक है।
अब घियासुद्दीन तुगलक ही रिप्लेस द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था दीवाने आमिर को ही या दीवाने को ही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था फार्मर्स और फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। और तकावी भी इन्होंने अरेंज किया था, दैट इज़ दी एग्रीकल्चरल लोन्स दिए जाते थे। और कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके, और इन्फीरियर क्रॉप्स को रिप्लेस किया था सुपीरियर क्रॉप से। जैसे हम इंडिपेंडेंस के बाद में HYV सीड्स लेकर आए थे, हाई यील्डिंग वेराइटी, उस तरीके से इन्होंने भी रिप्लेस किया था सुपीरियर। तो दिस वाज सम गुड थिंग्स ही डिड, ओके। फिर फिरोज शाह तुगलक ने सेटअप किया था एक डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, और इसके अलावा उनको प्रिंस फॉर ऑफ बिल्डर्स कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ओल्ड बिल्डिंग्स को रिपेयर किया, सराय मसोलियम्स, ओके, डक कैनाल्स, गार्डन्स। और उनका रूल जो था वो माना जाता था पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लोधीज एक नया आर्किटेक्चरल डिवाइस लेकर आए थे, दैट इज डबल डोम, ठीक है। तो ये पहली बार इंडिया में डेवलप किया गया था, और सिकंदर लोधी के टाइम पे इसको डेवलप किया गया था। और इसके अलावा एक और चीज़ थी ऑक्टागनल टूम्ब। तो ऑक्टागनल टूम्ब यानी मकबरा, टूम्ब इज दैट, ओके। तो ये इसको पहली बार यूज़ किया गया था इन खाने जहाँ तेलंगनी की टूम्ब में यूज़ किया गया था, हु वॉज द वजीर ऑफ फिरोज शाह, ओके। अब यहाँ पे कुछ वही टेबल्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंसी सिस्टम बताया गया है। वी वोंट गो इन मच डिटेल, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे मोहम्मद घोरी के टाइम की जो कॉइन्स थे, वहाँ पे ऑफ गॉडेस लक्ष्मी पाई गई है गोल्ड कॉइन्स पे। और इसके अलावा उनका जो रियल नेम था मोहम्मद बिन साम, वो भी पाया गया है। और इन कॉइन्स को उस टाइम पे दिलीवाल कहा जाता था, ओके। और इल्तुतमिश के टाइम पे उन्होंने अपने कॉइन्स पे खलीफा का नाम लिखवाया था। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी हमने पढ़ा कि इल्तुतमिश को मतलब उस टाइम पे फॉर्मल वो इन्वेस्टिचर वगैरह मिल गया था, तो लीगल उनको पोजीशन मिली थी, तो वो खलीफा का ही नाम लिखवाए थे। फिर उन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, टंका, और कॉपर यूज़ किया था, किट्टल, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी सिकंदरा संत यामीन अल खिलाफत ये इंस्क्राइब करवाया था खलीफा को हटा के। और ओके। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने कलमा लिखवाया था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने कलमा लिखवाया था कॉइन्स पे। और उनके टाइम के जो फेमस कुछ कॉइन्स हैं वो हैं दोकनी, एक नया टाइप का कॉइन था। फिर गोल्ड कॉइन था दीनार, ओके। और जिसकी भी गोल्ड कॉइन था, जब मतलब वो दौलताबाद शिफ्ट कर गए थे तो जिसकी उन्होंने यूज़ किया था। फिर एक सिल्वर कॉइन था अदाली, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे आधा, दैट वाज कॉपर कॉइन, एंड बिक दैट वाज अ सिल्वर कॉइन, ठीक है। और बहलोल के टाइम पे तो मतलब बहलोली कॉइन्स ही उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, फाइन। और यहाँ पे कुछ सूफ़ी सेंट्स और उनके डिसिपल्स भी बताए गए हैं। जैसे शेख अहमद सिरिंदी सूफ़ी सेंट थे, उनके डिसिपल जहांगीर थे, ओके। और कदरिया ऑर्डर के थे मियाँ मीर, तो उनके डिसिपल दारा शिको थे, ही वॉज द ब्रदर ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर्स भी थे। अब सूफिज़म के बारे में पहले देख लेते हैं। तो ये जो है 10th सेंचुरी में इस्लामिक वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था, और 12 ऑर्डर या सिलसिला जिनको कहा जाता है वो माने जाते हैं। और ये जो ऑर्डर होते हैं इनको लीड करते थे कोई प्रोमिनेंट मिस्टिक, ओके, हु लिव्ड इन खंका। खंका एक हॉस्पाइस होता था, ठीक है। वैसे अगर सूफीज को देखा जाए तो वो दो तरीके के होते थे। फर्स्ट इज बशारा, जो कि शरीयत को फॉलो करते थे, एंड द अदर इज बेशारा, जो कि शरीयत को फॉलो नहीं करते थे। फिर एक थे नाथपंथी योगीज, जो कि पेशावर हेडक्वार्टर था, और इन्होंने सूफिज्म को फेमिलियराइज कराया, ओके। और अमृत कुंड जो है ये एक संस्कृत बुक ही लिखी गई ऑन हठ योग। सुल्तानेट पीरियड के बारे में याद रखिएगा कि मंगोल इन्वेजन्स बहुत थे। 1285 एडी में तैमूर खान से लेके तैमूर लंग तक इन 1398 एडी। तो यहाँ पे मतलब ये दिया हुआ है कि कौन कौन से मंगोल्स आए थे। अगेन वी वोंट गो डिटेल, कुछ कुछ तो हमने देख ही लिए हैं। तैमूर खान, देन चंगेज खान, इल्तुतमिश, उल्लुग खान का हमने देखा, एंड लास्ट वॉज तैमूर लंग। तो ये किनके टाइम पे वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ओके। नाउ मुगल एम्पायर
फर्स्ट पहली चीज़ वो आए कैसे थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इन 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के टाइम पे, और वहीं से मुगल एरा शुरू हुआ था। और बाबर की विक्ट्री का एक रीज़न क्या था, ही यूज्ड फील्ड आर्टिलरी एंड गन पाउडर। ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। अच्छा, गन पाउडर जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, वो चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। ओके, तो उनका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। और फादर अपने मतलब जो फादर की साइड से थे वो थे डिसेंडेंट तैमूर के, और मदर साइड से वो चंगेज़ खान के थे। सो दे प्रिफर टू बी कॉल्ड एज तैमूर डिसेंडेंट्स। ओके, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो थी तुजुक के बाबरनामा, जो कि चगताई तुर्की में लिखी गई है, वो उनकी मदर टंग थी। फिर हुमायूं ने उनको सक्सीड किया था इन 1530, और ही वॉज ड्रिवन टू वेस्ट अफगानिस्तान बाय शेरशाह सूरी इन 1543। मतलब काफ़ी लंबा इनका वो चला था वॉर, तो शेरशाह सूरी ने इनको पूरा धकेल दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में यहाँ ज़्यादा नहीं दिया गया है, बट एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा सराय वगैरह डेवलप की थी, देन ग्रैंड ट्रंक रोड पूरा डेवलप किया था, तो उन्होंने डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ किया था। ओके, और ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। हुमायूं ने मतलब रिकैप्चर कर दिया था आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सुर एम्पायर, और फिर उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स, 1556 से 1605 का रूल था। ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनके टाइम पे आ गया था, और मेन इन्होंने जो चार्ज लिया था वो 1560 में लिया था। जो उनके रीजेंट थे, अगर आपने जोधा अकबर देखी है तो आपको ये इमेजेस भी ध्यान आ रही होंगी, तो उनके जो रीजेंट थे बैरम खान, उनके रिटायरमेंट के बाद में, एंड आफ्टर डिफाइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ हाउस होल्ड वेमेन। सो अगेन इफ़ यू कैन रिमेंबर, तो महामांगा का कैरेक्टर आपको याद होगा। ओके, इनका जो रेन था इट वाज ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, और इनकी राजपूत पॉलिसी और कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर के लिए खास माने जाते थे। एंड मुगल रूल उसके बाद जो 17th सेंचुरी में था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाज ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। यहाँ पे था पीरियड ऑफ इंटरनल ग्रोथ, पीस, इकोनॉमिक एंड प्रोग्रेस। ये मतलब आप देखो पूरी ओवरऑल जिस्ट दे दी है कि अल्टीमेटली क्या चीज़ थी। के टाइम पे कन्फ्लिक्ट बहुत ग्रो कर गई थी इन वेरियस स्फीयर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, और कल्चरल पूरी तरीके से स्टैग्नेशन हो गया था, और इकोनॉमिकली भी डिक्लाइन होने लगा था एम्पायर। ओके, और इसी टाइम पे फिर मुगल डिसइंटीग्रेशन भी चालू हो गया था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हैं ड्यूरिंग अकबर्स रूल, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, और आप इसको अच्छे से देख सकते हो। लाइक मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, फिर डुअल रैंक जाट एंड सवार। ओके, और दाग और चेहरा सिस्टम, यूसेज ऑफ इलाही गज, तो ये भी मेजरमेंट का ही एक यूनिट था, पहले यूज़ किया था इलाही गज। फिर इबादत खाना एंड ओपनिंग ऑफ इबादत खाना टू ऑल रिलीजन्स, वहाँ पे सारे रिलीजियस जो भी मतलब सेंट और वो सब होते थे उनके साथ में, प्रीचर्स के साथ में उनके डिस्कशन होते थे। अनाउंसमेंट ऑफ मज़ार एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिन इलाही, और इलाही संवत भी चालू हुआ था। फिर स्लेवरी को बैन कर दिया, पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया, जिजिया को हटा दिया। जिजिया इन्होंने दोबारा लगा दिया था जब बीच में इनका राजपूत के साथ में स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन उसको फिर दोबारा बैन कर दिया गया था। ओके, फिर दहसाला सिस्टम जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1579 एडी में, और इनका जो एम्पायर था उनको 12 सूबाज में फिर वो डिवाइड कर दिया था 1580 में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वॉर्स दिए हैं जो औरंगजेब ने लड़े थे फॉर सक्सेशन। ठीक है, तो मतलब किस किस के साथ में लड़े थे वो भी यहाँ पे दिया, और कहाँ लड़े थे। ठीक है, तो दारा शिकोह के साथ जो देवराई में हुआ था, दिस वाज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बाद में फिर मतलब उन्होंने पूरा एम्पायर अपने हाथ में ले लिया था। ओके, और यहाँ पे कुछ और भी टेबल्स में दिया गया है, जैसे टीचर्स ऑफ मुगल प्रिंसेस, तो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, तो वही आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। देन मौसोलियम ऑफ मुगल्स, तो बाबर का कहाँ पे, चारबाग इन आगरा, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का आगरा सिकंदरा में है, प्रिंस खुसरो का एंड हिज मदर खुलदाबाग खुसरोबाद में है, जहांगीर का लाहौर शाहदरा में है, एंड शाहजहां का तो पता ही है ताजमहल इन आगरा विद क्वीन मुमताज़, और औरंगज़ेब का जो है वो दौलताबाद में है नियर दी मौसोलियम ऑफ शेख बुरहानुद्दीन। ओके, और इनके बाद में औरंगज़ेब के बाद में जो लेटर मुगल्स हैं उनकी भी यहाँ पे क्रोनोलॉजी दी गई है बहुत तेज़ी से, उसके बाद में फिर आए गए, सो दे आर नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंट।
बहादुर शाह वन जो थे वो उनके जस्ट बाद इमीडिएट सक्सेसर थे, और लास्ट जब मुगल एम्परर खत्म बहादुर शाह टू थे, और 1857 रिवोल्ट तक फिर वही थे, और उसके बाद में मुगल्स का पूरा उन्होंने एम्पायर ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ओके, अफगान इन्वेजन जो देख लेते हैं, तो दे वर द मेजर थ्रेट टू फेलिंग मुगल एम्पायर इन 18th सेंचुरी। और नादिर शाह जो थे वो पर्शियन एम्परर थे, उन्होंने 1739 AD में अटैक किया था, गजनी, काबुल और लाहौर को कैप्चर कर लिया था, दिल्ली को पूरा लूट के ले गए थे, और जो शाहजहाँ का बनाया गया पीकॉक थ्रोन था वो भी ले गए थे, और कोहिनूर डायमंड भी लेके गए थे। ओके, नादिर शाह लेके गया था, व्हाटएवर, आप लोग को अगर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, गया था, गए थे। ओके, एंड अहमद शाह अब्दाली, ही इन्वेडेड बिटवीन 1748 to 1767 AD, एंड पेशवाज ऑफ मराठास, उन्होंने उसके मैन को एक्सपेल कर दिया था फ्रॉम दिल्ली इन 1758 AD। तो इसकी वजह से उन्होंने दोबारा एक बार इन्वेड किया, एंड दिस एंडेड द ग्लोरी ऑफ मराठास। ओके, तो दो नाम याद रखना, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। और इस टाइम पे फिर मुगल एम्पायर में पूरी तरीके से एनार्की आ गई थी, दैट पेव द वे फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो लेट्स कम टू द कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया। तो सबसे पहले पोर्चुगीज, तो क्या हुआ था, पोर्चुगीज क्यों निकले और क्यों आए? तो 1453 AD में क्या हुआ, जो उनके सारे रूट थे इधर ईस्टर्न साइड पे आने के लिए, स्पाइसेस वगैरह लेने के लिए, वो कॉन्स्टेंटिनोपल से जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे पूरी तरीके से कैप्चर अब उस एरिया को कर लिया ऑटोमन टर्क्स ने। तो जिसकी वजह से इनको अब ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए नए रास्ते चाहिए थे। तो वास्को डिगामा फाउंड सी रूट टू इंडिया 1498 में, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे कैलिकट, कोचिन और कैननौर में ट्रेडिंग स्टेशंस बनाए। देन फ्रांसिस्को डा अल्मेडा, ही वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, और उन्होंने कार्टेजा सिस्टम स्टार्ट किया था। कार्टेजा सिस्टम क्या होता है, इट इज़ नेवल ट्रेड लाइसेंस, या पास दिया जाता था, पोर्चुगीज द्वारा ही दिया जाता था वो, इन इंडियन ओशन। ओके, then Alfonso de Albuquerque was considered the real founder of Portuguese power, और नीनो दे कुन्हा ही ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। ठीक है, तो ये नाम चारों याद रखिएगा, वास्को डिगामा रूट और ट्रेडिंग स्टेशन, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा फर्स्ट गवर्नर एंड कार्टेजा सिस्टम, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क रियल फाउंडर, नीनो दे कुन्हा ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। इसके बाद में डच आए थे, और उन्होंने फिर फैक्ट्री सेटअप करी थी, मसूलीपट्टनम, सूरत, कासिम बाजार, कोचिन। तो मोस्टली जो करते थे वो इन्हीं जगहों पे उस टाइम पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते थे, और उस टाइम की जो फैक्ट्री थी वो प्रॉपर फैक्ट्री नहीं होती थी जिसको हम आज कहते हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह ही ज़्यादा रहती थी। ओके, फिर इंग्लिश आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 31 दिसंबर 1600 में थ्रू चार्टर, जिसको इशू किया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी थी विद द ईस्ट फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, और पहली फैक्ट्री अब उन्होंने यहाँ पे आके सेटअप करी थी सूरत में इन 1613, और फारूक सियार के जो फरमान दिए गए थे 1717 में, उसमें ये इस कंपनी को EIC को प्रिविलेजेस दे दिए गए थे बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। फिर फ्रेंच, तो ये कंपनी बनी थी फॉर्म्ड बाय कोलबर्ट, मर्केंटलिज्म क्रूसेडर था फ्रांस का, और मिनिस्टर था लुई 14 का। और फ्रेंच हेडक्वार्टर इंडिया में जो था वो पौंडीचेरी में था, और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी काफ़ी ज़्यादा चली थी, 3 वॉर हुए थे, जिसके बाद में ब्रिटिश इमर्ज्ड एज द ओनली रियल यूरोपियन पावर इन इंडियन सॉइल। ओके, देन बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर, तो डिटेल में बैटल्स तो नहीं बताया, प्लासी वैसे कब हुआ था 57 में, और बक्सर हुआ था 1764 में। ओके, बट मेन इससे हुआ क्या था कि पेव्ड वे फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, मिलिट्री सुप्रीमेसी इनको बंगाल में मिल गई थी, और कायदे से मतलब बंगाल के वर्चुअल रूलर्स ही बन गए थे ब्रिटिश, और नवाब ऑफ अवध जो था ही बिकेम डिपेंडेंट ऑन देम। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट फेज था वो था सब्सिडियरी अलायंस का, इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805, और ये सब्सिडियरी अलायंस का मोटिव क्या था, ब्रिटिश कंट्रोल को एक्सटेंड करने के लिए। तो जो पहले अभी तक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी चल रही थी नॉन इंटरवेंशन, यानी कि दखल अंदाजी नहीं
कि उसको रिवर्ट कर दिया, उसको हटा दिया कि अब हम दखल देंगे पूरे तरीके से। तो इसमें क्या था कि जो भी अलाइंग इंडियन स्टेट के रूलर थे उनको कंपेल किया जाता था कि आप ब्रिटिश फोर्स को अपने एम्पायर में परमानेंटली रखोगे और उनके मेंटेनेंस के लिए भी सब्सिडी दोगे, ठीक है। और इसके अलावा एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी रहेगा जो कि आपके पूरे स्टेट अफेयर्स पे एक नज़र गाड़ के रखेगा, ओके। एंड रूलर कुडंट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन, आप ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना किसी यूरोपियन से ना कांटेक्ट कर सकते हो ना उनको एम्प्लॉय कर सकते हो। तो ये जो सब्सिडियरी अलायंस था इट वाज बेसिकली द कंप्लीट सरेंडर ऑफ स्टेट्स एक्सटर्नल पॉलिसी। पूरी की स्टेट की जो भी एक्सटर्नल पॉलिसी है उस टाइम की, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी कहनी चाहिए, वो पूरी तरीके से सरेंडर हो गई थी। अब सब्सिडियरी अलायंस को किसने एक्सेप्ट किया था? तो सबसे पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798 में, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधियाज एंड भरतपुर इन 1818, ओके। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मेजर दूसरी चीज़ थी और इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, टू डील विद क्वेश्चन ऑफ हिंदू इंडियन स्टेट्स। तो सक्सेशन के क्वेश्चन को, तो मतलब खासकर ये इसमें ये था कि आप आपका खुद का मतलब बेटा या मतलब कोई वारिस नहीं है, को आगे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो दिस वाज करोलरी टू डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी। तो मतलब बाय विच ब्रिटेन, पैरामाउंसी का डॉक्ट्रिन क्या था कि ब्रिटिश जो थे उनको पूरी तरीके से सुपरिंटेंडेंस मिल जाता ऑन इंडियन स्टेट्स एंड ऑल्सो ऑन रेगुलेशन ऑफ सक्सेशन, ठीक है। मतलब वही कि कौन उत्तराधिकारी होगा उसके ऊपर भी वो रेगुलेट कर सकते थे, फाइन। तो अगर वही है कि अगर कोई भी ऐसा डिपेंडेंट स्टेट है, अगर वहाँ का रूलर यदि मर जाता है चाइल्डलेस, तो ऐसे केस में जो उनका खुद का रूलिंग का अधिकार है इट लैप्स्ड टू द सोवरेन, यानी कि उसके बाद में वहाँ पे कोई भी रूल नहीं करेगा, अब वो पूरा स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ऐसे में कौन से स्टेट्स को एनेक्स किया गया था? फर्स्ट वॉज सतारा, देन जयपुर एंड सो सॉरी फॉर द पॉज। तो उसका स्टेट्स का ऑर्डर दोबारा देख लेते हैं। सतारा, जयपुर, संभालपुर, बाहत, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो इन सबको एनेक्स किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने एक एम्पायर था करौली, राजस्थान में प्रिंसली स्टेट कहना चाहिए, तो उसका अनेक्सेशन उन्होंने मना कर दिया था, ओके। बाकी इन स्टेट्स जिनका हो गया था उनका आप नाम याद रखिएगा और ऑर्डर भी याद रखिएगा, ओके। फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये स्टार्ट किया गया था मंगल पांडे द्वारा 8 अप्रैल 1857 बरकपुर बंगाल में, और ये सोल्जर थे इन 34th बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट। और इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो इस वॉर को सिपोय म्यूटिनी कहते थे। यहाँ पे सेंटर ऑफ रिवोल्ट कहाँ कहाँ पे मतलब रिवोल्ट हुआ था, लीडर कौन था वहाँ पे, और कौन से ब्रिटिश ने उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, वो दिया हुआ है। बारकपुर में मंगल पांडे था, तो वो तो आपको पता भी होगा, वही मूवी देखी होगी तो, कि मतलब वो ग्रीस्ड कार्टेजेस थी और ये कह दिया था कि उसमें मतलब एनिमल वो काऊ फैट और पिग फैट का वो बना हुआ है, और स्पेशली मतलब उनका रिलीजन वो करने के लिए, तो उसकी वजह से उन्होंने वो मना कर दिया था कि ही वोंट यूज़ दोस कार्ट्रिजेस, और फिर रिवोल्ट हुआ था। दिल्ली में थे जनरल बकत खान और सप्रेस्ड बाय जॉन निकलसन एंड हडसन। कानपुर में थे नाना साहेब, सप्रेस्ड बाय कैम्बेल एंड हेवलॉक। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, शी वॉज अगेन द रेजेंट, और वहाँ पे भी हेवलॉक, आउटरैम, जेम्स नील एंड कैंपबेल थे। बरेली में खान बहादुर। बिहार में कुंवर सिंह जो थे वो ज़मींदार थे एंड वेरी एजेड, जगदीशपुर के ज़मींदार थे। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई एंड सप्रेस्ड बाय ह्यूग्रोस। तो पता ही है कि जब उन्होंने मार दिया था तो फिर कहा था कि हेयर लाइज दी ओनली मैन ऑफ तरफ से अकेली जो मर्द है वो यहाँ पे, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। और बनारस में सप्रेस करने वाले थे जेम्स नील। तो रिवोल्ट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया था बाय द एंड ऑफ 1858। अब यहाँ पे दिया है कि किसने 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को क्या कहा। तो मेलिसन जो थे ब्रिटिश हिस्टोरियन, उन्होंने कहा सिपोय म्यूटिनी थी, और वैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस का यही कहना था कि ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की वजह से म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। डिजरेली जो थे अपोजिशन लीडर, तो उनका कहना था कि नेशनल रिवोल्ट था रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट।
वी.डी. सावरकर ने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एस.बी. चौधरी ने कहा सिविल रिबेलियन था, और आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि ना तो ये पहला था, ना तो ये नेशनल था, और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे। ओके, और जैसे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको सबके पर्सपेक्टिव हर कंडीशन के पता होना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्री नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी बनी थी, बहुत प्यारे तरीके से मतलब यहाँ पे दिया गया है। तो 1838 में सबसे पहले थी लैंड होल्डर सोसाइटी कैलकाटा में, फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर। फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी 1839 लंदन में बाय विलियम एडम्स। और 1843 में बनी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कैलकाटा में बाय जॉर्ज थॉमसन। 1851 में फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनको मिला के बना था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, तो उसी टाइम पे 1853 में एक्ट आने वाला था गवर्नमेंट का, जिस वजह से ये सोसाइटी बनी थी। और इसके फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर एंड राधाकांता देव, और फिर से कैलकाटा में बनी थी। फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 इन मद्रास, बॉम्बे एसोसिएशन इन 1852 बॉम्बे बाय दादा भाई नौरोजी एंड दिनशो वाचा। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी ने फाउंड की थी इन 1866। लंदन इंडिया सोसाइटी इन 1865 लंदन में हुई थी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी एंड माना मोहन घोष। ओके, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 इन लंदन बाय मैरी कारपेंटर। पूना सार्वजनिक सभा इंपॉर्टेंट है 1867 में इन पुणे बाय एम.जी. रन्नाडे, जी.वी. जोशी एंड एस.एच. चिपलुंकर। ठीक है, तीनों के नाम याद रखना। इंडियन सोसाइटी 1872 लंदन में आनंद मोहन बोस। लीग बनाई थी सिसिर कुमार घोष ने कैलकाटा में 1875 में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन बाय आनंद नाथ बनर्जी 1876 में। मतलब ये मेन जो चली थी कांग्रेस के आने तक, और इनफैक्ट उसके पैरेलल भी कुछ टाइम तक 1 आध साल चली थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में आई थी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की वही थी। और मद्रास महाजन सभा 1884 में मद्रास में बनी थी, एम वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्य अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में बनी थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा, और उसी का फिर बाद में नाम हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में किसने स्टैब्लिश की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, वो रिटायर। पहली मीटिंग इसकी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी बॉम्बे में। कॉलेज कौन सा था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज। 72 डेलीगेट्स आए थे। पहले प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसका नाम जो था कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने सजेस्ट किया था, और इसको लिया गया था फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब सीधे आते हैं टू अर्ली मूवमेंट्स अंडर गांधी। तो सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स इंडिगो ग्रो कर रहे थे, इंडिगो वॉज अ कैश क्रॉप। उनको कहा गया था कि 3 कथिया सिस्टम में अपना अगर 20 पूरा जो लैंड है उसका, अगर उसको 20 मान लीजिए, तो उसका तीसरा हिस्सा 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड उनको इंडिगो ग्रो करना है। तो गांधी जी वहाँ पे पहुँचे राजकुमार शुक्ला के बोलने पे, और वहाँ पे जो उस टाइम पे चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे W.B. हेकॉक, उन्होंने उनको वहाँ से जाने के लिए कहा, ही रिफ्यूज्ड। फिर उनको ज्वाइन किया राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और J.B. कृपलानी ने, और कमेटी बनाई गई थी। फिर उसमें गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा उनके मतलब इस पूरे उस तैयारी की वजह से, इतनी पूरे इनिशिएटिव की वजह से कमेटी बनाई, जिसमें गांधी जी को इंक्लूड किया गया। अंत में रिजल्ट क्या निकला कि जो इलीगल मनी एक्सट्रैक्ट किया गया था उसका 25% कंपनसेट किया गया, वापस मुआवजा दिया गया था। ओके, इसके बाद आया था खेड़ा सत्याग्रह। तो इस टाइम पे गुजरात में फेमीन और कॉलेरा फैला हुआ था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने और क्या काम कर दिया कि टैक्सेस बढ़ा दिए बाय 23%, सीधे 23% टैक्स बढ़ा दिया, और ये कहा कि अगर आप पे नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। तो फिर
रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिक और मोहनलाल पांडे एंड रविशंकर व्यास ने। और सारे वहाँ उस रीजन के सारे कास्ट और कम्युनिटीज़ को साथ में लाया गया और पीजेंट्स ने एक पिटीशन साइन किया कि इस टैक्स को हटाया जाए। और गांधी जी वहाँ के उस टाइम पे स्पिरिचुअल लीडर थे। मेन जो यहाँ पे हेड किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। रिजल्ट ये हुआ था कि गवर्नमेंट को टैक्सेस सस्पेंड करने पड़े थे, उस साल भी नहीं लिए गए, अगले साल भी नहीं लिए गए, और जो प्रॉपर्टी इस तरीके से कन्फिस्केट कर ली गई उसको भी वापस कर दिया गया था। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। ये एजिटेशन हुआ था लेबरर्स और जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है उनके ओनर्स के बीच में, और ये था कि पे को इंक्रीज करने के लिए। तो गांधी जी ने लेबरर्स को कहा कि आप मतलब स्ट्राइक पे जाइए और 35% का हाइक आप डिमांड कर सकते हैं अपने वेजेस में। और उनके रिजॉल्व को और ज़्यादा ताकत देने के लिए वो खुद फास्ट एंड टू डेथ पे चले गए। तो ये उनकी पहली हंगर स्ट्राइक थी इंडिया में। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो मिल ओनर्स थे उन्होंने 21 दिन में गिव अप कर दिया और वो केस गया ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में बाद में उनको 35% हाइक दे दिया गया था। एक नाम याद रखना, अनसुईया बेन। तो वो इस टाइम पे गांधी जी की शी वॉज वन ऑफ द मेन लेफ्टिनेंट्स एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ अम्बालाल साराभाई। ओके। फिर खिलाफत मूवमेंट थी। तो ये क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली पहले हेल्प मांगी थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे मुस्लिम्स की, और बदले में कहा था कि जो उनके टर्की में इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हुआ था तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी। ये मतलब आगे जब वर्ल्ड पढ़ेंगे तब उस टाइम पे आएगा। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बाद में मतलब ऑटोमन एम्पायर को पूरा बांट दिया गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो उस टाइम पे इंडियन मुस्लिम्स ने खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी 1919 में, और उसके अंडर ही फिर वाइसरॉय जो थे उस टाइम के लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनको डेलीगेशन भेजा था अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, मोहम्मद और शौकत अली। और इसके अलावा थे उसमें हकीम अजमल खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके। तो ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनी थी और खिलाफत कमेटी यही थी। ओके। तो इस टाइम पे गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया जाए, उनको मतलब खिलाफत कमेटी को सजेस्ट किया गया। और गांधी जी को खुद को ये लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हिंदू मुस्लिम्स को साथ लाने की। तो 1920 में ऑल पार्टी मीट हुई थी इलाहाबाद में कि खिलाफत को सपोर्ट किया जाए। फिर 31 अगस्त 1920 को प्रॉपरली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो ये खिलाफत कमेटी ने ही लॉन्च किया था उस टाइम पे। और गांधी जी ने ऐसे में कैसरे हिंद का टाइटल भी वापस कर दिया था एंड ही वाज द फर्स्ट हिंदू टू ज्वाइन खिलाफत। ओके। लेकिन खिलाफत मूवमेंट ने अपना रेलेवेंस पूरा खो दिया जब उसके वही ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद में मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क थे, ही अबॉलिश द कैलिफेट। ओके। रिमेंबर मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क। तो उनका जो मेन पर्पस था खिलाफत का वही ख़त्म हो गया था। ओके। फिर आई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू करी थी जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में। और 1920 में एक स्पेशल मीट हुई थी जिसको प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने। और यहाँ पे मतलब गांधी जी ने कहा था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल रहता है तो 1 साल में स्वराज मिल सकता है। और ये पहली नेशन वाइड मास मूवमेंट थी। फिर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे तो उनका स्वागत हुआ था बाय अ स्ट्राइक इन बॉम्बे। लेकिन चौरी चौरा जो कांड हुआ था गोरखपुर के पास में, तो वहाँ पे रिबेल्स थोड़ा मतलब खास मतलब गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंट रहना है, तो उन्होंने तो पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी थी और 23 पुलिसमैन वहाँ पे मारे गए थे। तो इसकी वजह से मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। तो वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था और 11 पॉइंट डिमांड रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने। तो इसका स्टार्टिंग हुई थी 12 मार्च 1930 में। जब डिमांड्स पूरी नहीं हुई थी तो गांधी जी साबरमती आश्रम से वॉक करना शुरू किए थे अप टू डांडी। तो डांडी वॉज अ कोस्टल विलेज इन गुजरात और वहाँ पे उन्होंने नमक बनाया था इन वायलेशन ऑफ द लॉ। और यहाँ पे फिर गांधी जी और उनके कई सारे साथी अरेस्ट कर लिए गए थे और इसके बाद मासिव प्रोटेस्ट हुए थे। और इसकी वजह से फिर ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलवाया था। गांधी जी को मतलब कांग्रेस के अंदर और बाहर से काफ़ी अपोजिशन मिला था, फिर भी वो अग्री किए थे वहाँ जाने के लिए।
और उन्होंने फिर गांधी इरविन पैक्ट भी साइन किया था 1931 में, लेकिन डिमांड्स नहीं मानी गई थी। तो इसकी वजह से फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया गया दोबारा, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया, इसलिए 1934 में फिर उसे विड्रॉ कर लिया गया था। फिर कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में। 16 अगस्त 1932 ब्रिटिश पीएम थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने अनाउंस किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट। किन के लिए किए थे याद रखना, फॉरवर्ड कास्ट, लोअर कास्ट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन एंड अनटचेबल्स, इन सब के लिए उन्होंने सेपरेट। और ये जो था ये माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का प्रपोजल था जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता। तो गांधी जी इससे खुश नहीं थे, इनको लगा कि ये हिंदुइज्म को भी हार्मफुल रहेगा और डिप्रेस्ड क्लासेस को भी, क्योंकि ये कोई मतलब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना, उनको अलग कर देना, ये कोई जवाब नहीं है उनकी सोशली डिग्रेडेड पोजीशन का। तो इसलिए उन्होंने ये डिमांड किया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को जॉइंट और वाइडर इलेक्टोरेट से मतलब इलेक्ट किया जाए, उनको मतलब पूरा मौका दिया जाए, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट रहे, यानी कि जहाँ पे सब इलेक्ट कर सकते हैं, हर कोई इलेक्ट कर सकता है सेम सीट्स के लिए, लेकिन उनको भले रिजर्व सीट्स ज़्यादा दे दी जाए। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि उसी कास्ट के लोग उसी को, मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग केवल डिप्रेस्ड क्लासेस को ही वोट करेंगे। ऐसा कहा था कि नहीं, कोई भी कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, लेकिन उनको रिजर्वेशन ज़्यादा सीट्स का मिल जाएगा। और इस वजह से वो फिर से इंडेफिनेट फास्ट के लिए चले गए थे। तो कई सारे लीडर्स जैसे बी आर अम्बेडकर, MC राजा और मदन मोहन मालवीय ये साथ में आए, और बी आर अम्बेडकर की लीडरशिप के अंडर इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया गांधी जी के साथ में, जिससे फिर सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम को अबैंडन कर दिया गया, और साथ में जो रिजर्व सीट्स थी उनको बढ़ाया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में 147 कर दी गई और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% ऑफ द टोटल। अब मुस्लिम लीग और डिमांड ऑफ पाकिस्तान देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सेटअप हुई थी वो 1906 में हुई थी अंडर आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। और ये उस टाइम पे कंसिस्ट करती थी बड़े लैंड ओनर्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स, अपर क्लास मुस्लिम्स की, और जो कि बहुत लॉयलिस्ट, कम्युनल और कंजर्वेटिव टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पे। और इन्होंने बंगाल पार्टीशन को भी सपोर्ट किया था। और स्वदेशी मूवमेंट, ये वही 1905 के करीब की बात थी, तो उस टाइम पे पार्टीशन भी हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट आई थी, तो इन सबको उन्होंने अपोज किया था। और स्पेशल सेफगार्ड्स मांगे थे कम्युनिटी के लिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी मांगा था मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स के उस टाइम पे ये ग्रोथ के फैक्टर्स क्या थे, एक तो हिंदू रिवाइवल ये था कि अगर पार्टीशन होता है तो फिर मुस्लिम्स को काफ़ी फायदा। बाद में मुस्लिम लीग जो थी इट वाज डोमिनेटेड बाय यंग तुर्क्स, जिनके अंदर एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी। क्यों ये मतलब ऐसे क्यों हो गया था, क्योंकि 1911-12 में ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि बाल्कन वॉर्स में वो टर्की को एड करेंगे, और अलीगढ़ कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी का ओहदा देने से मना कर दिया था। फिर मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने 1928 की नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई थी। तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मेन वहाँ के मतलब मुस्लिम लीग के उस टाइम पे लीडर, और जिन्होंने पूरा पाकिस्तान की डिमांड को आगे लीड किया था, उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए थे नेहरू रिपोर्ट में जब नहीं मानी गई थी उनकी बातें, और 14 पॉइंट्स रखे गए थे। तो उनके मतलब मेन डिमांड्स क्या थी, एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट हो, सीट्स को और नई मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाई जाएं। और मुस्लिम लीग का ये भी मतलब ये पूरा इसमें पॉइंट्स जो दिए गए वो मुस्लिम लीग का कहाँ कहाँ पे मेजर रोल वो दिए गए। तो 1939 में जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था, तो उस दिन को, जिस दिन किया था 22 दिसंबर को, मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया था एज अ डिलीवरेंस। और उसी तरीके से फिर 1940 के लाहौर सेशन में इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिया, यानी फर्म रेजोल्यूशन ले लिया था पाकिस्तान के लिए। 1943 के कराची सेशन में इन्होंने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइड एंड क्विट। ओके, अगस्त ऑफर आया था 8 अगस्त 1940 में। वाइसरॉय लिनलिथ गो ने ये इशू किया था शिमला से। इंडिया का कोऑपरेशन चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में, और प्रपोजल जो दिए थे वो थे कि जाएगा इंडिया को, और एडवाइजरी वॉर काउंसिल स्टैब्लिश किया जाएगा, और वॉर के बाद में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियंस बना सकते हैं, और मतलब
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियंस रहेंगे, और कहा था कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा और माइनॉरिटीज़ के कंसेंट के बिना ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होगा। ये था ऑगस्ट ऑफर, जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, और नेहरू ने ये भी कहा कि जो डोमिनियन स्टेटस है नाउ इट इज़ डेट एज अ डोर नेल। ओके, फिर क्रिप्स मिशन 1943 में आया था अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ओके, 1942 आई गेस। और उन्होंने मतलब इट प्रॉमिस्ड फॉर अर्लीस्ट पॉसिबल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और डोमिनियन की बात की थी एसोसिएटेड विद यूके एंड अदर डोमिनियंस, लेकिन कहा था कि वो किसी के भी अंडर नहीं रहेगा ये डोमिनियन, और किसी के भी सबॉर्डिनेट नहीं रहेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं जिसमें केवल इंडियंस रहेंगे। ओके, और तब तक नया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑपरेट करेगा विथ इंडियंस अलोन, और इसको गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था, और ये बिकॉज ही वॉज मोरली अगेंस्ट द वॉर। ओके, और मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, लेकिन मिशन फेल हो गया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने थ्रेटन किया था कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ओके, फिर वेविल प्लान या फिर जिसको ब्रेकडाउन प्लान भी कहते हैं और शिमला कॉन्फ्रेंस, ये लॉर्ड वेविल ने प्रपोज करी थी कमांडर इन चीफ को छोड़ के सारे इंडियंस रहेंगे और सारी कम्युनिटीज़ को इसमें शेयर मिलेगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी 25 जून 1945 को, और यहाँ पे आईएनसी और मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस इनके बीच में क्या आ गए थे ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम लीग का ये कहना था कि मतलब वी आर दी ओनली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ मुस्लिम्स, और इसकी वजह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम्स आएंगे वो केवल मुस्लिम लीग से आएंगे। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि और जो नहीं है तो वो उनको मतलब मुस्लिम मानते ही नहीं थे। ठीक है, और इसके अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो शिमला गए थे हमारे डेलीगेशन में, तो वो लीडर थे मौलाना आज़ाद हिमसेल्फ अ मुस्लिम। तो उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करने का उनको भी हक देना चाहिए। तो इसकी वजह से प्लान फेल हो गया। फिर कैबिनेट मिशन आया था 1946 में 15 मार्च को। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली ने ये हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया था कि हम डिटर्मिनेशन का हक इंडिया को दे देंगे और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो उस टाइम पे 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इसके मेन प्रोविजंस क्या थे कि एक तो ये कहा था कि प्रोविंसेस किंग ग्रुप बनाए जाएंगे टू पोजेस सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन ऑफ इंडिया जो रहेगा उसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों रहेंगी, और यूनियन जो है उसको केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का दिया जाएगा। रेसिडुअरी पावर्स जो रहेंगे वो प्रोविंसेस के पास में रहेंगे, और तब तक के लिए इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और फुल फ्लेजेड पाकिस्तान की इन्होंने डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके बाद में फिर इसको एक्सेप्ट किया था, और इस वजह से इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जुलाई 1946 में। उसके बाद में 1947 माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो 20 फरवरी 1947 में एटली ने ही अनाउंस किया था कि जून 1948 तक हम पूरा पावर ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसलिए उन्होंने फिर माउंटबेटन को भेजा था एज वाइसरॉय। अब माउंटबेटन प्लान क्या था, तो इन्होंने कहा कि पंजाब और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो 2 ग्रुप में मिलेंगी, हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग ग्रुप रहेंगे जो कि पार्टीशन के लिए वोट करेंगे। अगर कोई एक ग्रुप भी अगर मेजॉरिटी में वोट कर देता है कि पार्टीशन किया जाना चाहिए, तो उस केस में पार्टीशन होगा, और ऐसे केस में 2 डोमिनियंस और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगी। तो ये तो पंजाब और बंगाल का था। इसके अलावा सिंध को कहा गया वो अपना डिसीजन खुद लेगा, और रेफरेंडम करवाया गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट डिस्ट्रिक्ट में। सिलहट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आती है? बंगाल में आती है।
और ये कहा कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उनको कोई एक नेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। और ब्रिटिश जो है वो ये मेन जो था उन्होंने यहाँ पे कह दिया था, ब्रिटिश विल लीव बाय 15 अगस्त 1947। और ऐसे केस में जब मेजॉरिटी वगैरह से पार्टीशन जब मान लिया गया था कि पार्टीशन अब होना ही है, तो फिर रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी टू सेट अप द बाउंड्री। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन विल डील विद इंडियन पॉलिटी, और वहाँ पे हमारा लगभग स्टैटिक पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम करंट वाले पोर्शन डेमोग्राफी वगैरह पे आएंगे, एंड वील गो स्लोली टूवर्ड्स स्कीम्स एंड ऑल। ओके, सो थैंक्स फॉर, ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा लेसन, और इन लेसन्स को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। हम जैसे जैसे आएगा आपको ब्रीफ रिविजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड इट, और आप खुद मतलब इसको पढ़ सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।